तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वॉइस राय देखिए हमने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आजाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और यहीं पे आपके पास क्वेश्चन आएगा, आजाद भारत के पहले एवं अंतिम गवर्नर कौन थे? चक्रवर्ती गोपालाचारी जी। ठीक है, यहाँ तक हमारा चैप्टर हो गया था, हमने सारे वॉइस राय देख लिए थे। सबसे पहले आपके पास जो अंग्रेजों ने पोस्ट इंट्रोड्यूस करी थी वो कौन थी? बंगाल के गवर्नर, वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, वो कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। फिर उसके बाद वो यही पोस्ट को चेंज कर देते हैं, वो बना देते हैं बंगाल की जगह वो भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल के बाद वही पोस्ट चेंज होकर भारत के वॉइसराय बन जाते हैं। और एंड में जब आज़ादी प्राप्त हो जाती है तो आपके पास गवर्नर जनरल कौन रहते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन पहले। और अगर आपसे भारतीय पूछे जाते हैं तो वो कौन रहेंगे? चक्रवर्ती गोपालाचारी जी। उसके बाद जो ये पोस्ट है भारत में, ये खत्म कर दी थी। ठीक है, अब इसके बीच में हमने पढ़ लिया कि अंग्रेजों ने शासन कैसे कैसे किया, क्या क्या उन्होंने काम किए। पर एक और चीज आपके पास इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पर बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए है ना, विद्रोह हुए अंग्रेजों के। कौन कौन से हुए, कौन कौन से संगठन बने, कौन कौन सी पार्टियां बनी, उन्होंने कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन किए, तो ये फेज चले हैं सारे। तो सबसे पहले हम देखने जाएंगे आपके पास 1857 में जो यहाँ पे रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। अब आपको विद्रोह किस चीज को लेके होता है? जब आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही हो और आप उस चीज को क्या कर रहे हो? मना कर रहे हो कि चीज नहीं चाहिए, इसको खत्म करो, और बात नहीं मान रहे, तो आपका जो एग्रेशन बाहर आता है वो आपके पास क्या कहलाता है? विद्रोह कहलाता है। तो उसके लिए जब भी कोई विद्रोह करता है उसको क्या चाहिए? पहले रीजन चाहिए, वजह चाहिए कि विद्रोह क्यों हो रहा है। तो आपके पास पहले कारण पूछे जाएंगे। 1857 का विद्रोह जो हो रहा है उसके लिए क्या कारण है, क्या क्या कारण हो सकते हैं? आपको तो देखें वॉइसराय मैंने बताया था कि कौन कौन से टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये चल के चेंज कर रहे थे। तो सबसे पहला आपके पास अगर हम एजुकेशन साइड पे देखें या डेवलपमेंट की साइड पे देखें, जो विकास इन्होंने किए हैं वो यहाँ की संस्कृति और यहाँ के रीति रिवाजों के क्या थे? अपोजिट थे। तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को क्या दी थी? प्रायोरिटी दी थी। तो इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा को शुरू करवाया था इन्होंने। इंग्लिश थी ही नहीं तो अंग्रेजी का अध्ययन, इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये भी आपके पास क्वेश्चन आता है। तो मैंने आपको बताया था कि किसने चेंज की थी आपके पास से इंग्लिश लैंग्वेज को? किसने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को किस लॉर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया था? इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भाषा को किसने यूज करवाया था? विलियम बेंटिंग ने किया था, जिन पर पोस्ट चेंज हुई थी। तो लिख लेंगे इंग्लिश भाषा को भारत में इंट्रोड्यूस करवाने वाले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और यहीं से आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा? मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने तो इम्प्लीमेंट किया था, पर इस चीज को सिफारिश किसने की थी कि आपको ये चीज करनी चाहिए थी? या फिर क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया? लिख लेंगे अंग्रेजी भाषा के फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया मैकिन्ले। अंग्रेजी भाषा के जनक भारत में अंग्रेजी भाषा के जनक कौन थे? मैकिन्ले सिफारिश के अकॉर्डिंग। मैकिन्ले ने सिफारिश की थी कि आपको ये इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। इनके अकॉर्डिंग ये प्रपोजल आया था। और किस इंडियन ने इसको सपोर्ट किया था ये भी आपके पास बात आ गई। ठीक है, अब कोई भी चीज इंप्लीमेंट करनी थी, इनका एक ही रूल था कि किसी इंडियन को इंक्लूड कर लेंगे अपने साथ, ताकि उनकी बात जो है जनसाधारण तक पहुंच पाए। तो जिस भारतीय ने इनको सपोर्ट किया था उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग की हम बात कर रहे हैं ना। किसने इंट्रोड्यूस करवाया था इनको? विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक और कार्य किया था इंपॉर्टेंट समाज सुधार में आपके पास, वो क्या था? दूसरा, सती प्रथा को बंद किया था। सती प्रथा बंद करवाई थी, है ना। और सती प्रथा जो बंद करवाई थी, इस चीज का श्रेय किस भारतीय को जाता है? किसको जाता है? राजा राम मोहन राय। तो इन्हीं ने क्या किया था? इंग्लिश को सपोर्ट किया था और सती प्रथा को बंद करवाया था। इनका नाम था राजा राम मोहन
राय। क्लियर हो गया। अब राजा राम मोहन राय कहीं के राजा नहीं थे, को उपाधि दी गई थी राजा। तो यहाँ से भी एक और क्वेश्चन बनता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो हिस्ट्री की क्लास में हमने देखा था अकबर द्वितीय ने इनको ये उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है, उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय द्वारा। ठीक है। सेकंड रीजन जो विद्रोह का बनता है, इसको इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, सती प्रथा बंद करवा लेते हैं। सती प्रथा को बंद करवाने के लिए किसी भारतीय को श्रेय जाता है, तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने इंग्लिश लैंग्वेज को भी सपोर्ट किया था। और उस समय आपके पास लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर हो गया। राजा राम मोहन राय से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, उनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय के द्वारा। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी भारत में। इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक। और स्थापना कब हुई थी? 1828 में इन्होंने स्थापना की थी कलकत्ता में। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। इतने सारे चेंजेस थे, ये मतलब ये सारी चीजें जब की जा रही थी भारत में ना, तो भारत उनको सपोर्ट कर तो रहा था, पर वही दकियन से सोचती कि यार हमारी प्रथा चली आ रही थी कि सतियों को जलाया जाए, लड़कियों को जलाना चाहिए, या फिर जो विधवा हो जाती है उनको जलाना चाहिए था, है ना। अब इसको ये चीज सही नहीं लगी तो उन्होंने बंद कर दी। इंग्लिश लैंग्वेज, अब उनको लग रहा था कि हमारी जो यहाँ पर शिक्षा की जो श्रेणियां हैं उनको कैसे दिया, गुरुकुल होते थे, और जो आपके पास इम्पोर्टेंट जो कहा जाता था वेद पुराण वही पढ़ाए जाते थे, नहीं तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी एजुकेशन, सभी को स्कूल नहीं भेजा जाता था। फिर इन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजों के शासन व्यवस्था को आपको जानना है तो आपको इंग्लिश जाननी पड़ेगी ताकि चीजें कैसे हो रही है। तो इसी बंदे को एक उपाधि दी गई मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। ये किसने किसको कहा था? तो लिखेंगे इनको क्या किया कहा गया था? मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। तो ये इनको कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। राजा राम मोहन राय की हम बात कर रहे हैं, इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा गया था। राजा किसके द्वारा? किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा था। जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुना है आपने? भारत की खोज। किसकी बुक है वो? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है, और उसी में इन्होंने क्या कहा था? मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा था राजा राममोहन राय को। ये सारी चीजें आपके राजा राममोहन राय से पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया नेहरू ने कहा, किसमें कहा? अपनी ही बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। क्लियर हो गया? दो रीजन तो इनको मिल गया, सती प्रथा बंद करवा दी इन्होंने, इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने शुरू कर दी। उसके बाद 1856 में आपके पास विधवा पुनर्विवाह कर दिया। अब जो लड़कियां विधवा हो जाती थी उनको तो छोड़ दिया, ठीक है, नहीं जला रहे हैं, पर 1856 में ये क्या कर देते हैं कि उन विधवाओं का विवाह करवाना शुरू कर देते हैं। उसके लिए श्रेय जाता है सरस्वती चंद्र विद्यासागर को, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सरस्वती नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है विधवा पुनर्विवाह का श्रेय। ये आपके पास अलग अलग टाइम पीरियड पे चीजें हुई हैं, पर ये आपके पास इंपॉर्टेंट विवाह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि विद्रोह से पहले हो रहे चेंजेस, ये आपके पास सोशल चेंजेस थे। लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवा ली, सती प्रथा बंद करवा ली, विधवा का पुनर्विवाह करवा लिया। ये सारी व्यवस्थाएं कैसे थी आपके पास? ये सामाजिक कारण हमें देखने को मिलते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट आपके पास ये तो हमने देख लिया सामाजिक कारण। उसके बाद आपके क्या थे? फाइनेंशियल क्राइसिस थे कुछ लोगों के, कुछ आपके पास पॉलिटिकल रीजन थे। तो पहले हम दूसरे देखेंगे हम आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में इन्होंने क्या कर दिया था? आर्थिक कारण हम थोड़े से देख लेते हैं, क्वेश्चन जिनसे बनेंगे वही मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब अंग्रेजों ने भारत पे शासन करना शुरू कर दिया था तो इनकी 3 फैक्ट्रियां थी ना। ऐसे हम मैप को थोड़ा सा देख लेंगे। लोकेशन में मैंने फैक्ट्री कैसे बताई थी, ये बंगाल था, ये मद्रास था और ये सूरत था, ठीक है। पर भारत को भी इसी तरह देख लेते हैं। ये आपके पास पूर्वी भारत, ये उत्तरी भारत और ये दक्षिणी भारत, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, जो छोटे छोटे जमींदार होते थे या फिर जो टैक्स लेने की जो प्रक्रिया थी उनको 3 भागों में बांट दिया। इन्होंने बंगाल में शुरू कर दी स्थायी बंदोबस्त। हमने देखा स्थायी बंदोबस्त इन्होंने शुरू किया था। तो लिखेंगे
स्थायी बंदोबस्त में हमारे पास जो बंगाल में आया था, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त कहाँ हुआ, बंगाल में। वहां पर इन्होंने शुरू कर दी जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा, ठीक है। अब जमींदारी प्रथा हो गई। और आपके पास दक्षिण भारत मतलब मद्रास में हम आ जाते हैं। मद्रास में इन्होंने क्या शुरू कर दिया था, यहाँ पर इन्होंने कर दी रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और फिर चले जाते हैं हम उत्तर भारत की तरफ, और यहाँ पर कर दी इन्होंने महलदारी व्यवस्था। उत्तरी भारत में कौन सी व्यवस्था चल रही थी, यहाँ पर महलदारी। जो आप लगान मूवी अगर आपने देखी होगी वो इसी व्यवस्था से रिलेट करती थी, ठीक है। कि आपके पास महलदारी व्यवस्था क्या होती थी कि जो टैक्स लगता है वो पूरे गांव को देना पड़ता था, ठीक है। वो कैसे भी हो, जमींदार पे डिपेंड करता, पूरा गांव मिलकर उसको क्या लगेगा, टैक्स देगा अंग्रेजों का। जमींदारी व्यवस्था में क्या होता था कि जो अंग्रेज थे वो बड़े जो सॉलिड जमींदार होते थे उनको पकड़ते थे, उनको कहते थे तो अपने गांव के जितने भी छोटे मोटे तेरे जमींदार हैं उनसे टैक्स ले आकर और अपनी जमीन का मेरे को आधा % या फिर मतलब उन छोटे किसानों की बजाय तो कम टैक्स दिया कर, पर तू सबका इकट्ठा करके मुझे टैक्स देगा, ठीक है। ये आपके पास जमींदारों का काम हो गया। अब जमींदार चालाक निकला, उसने क्या कहा कि अच्छा मेरे को कम टैक्स देना है, तो ये क्या करता था, छोटे किसानों के पास जाता था, उनको बोलता था कि तुम अपनी जमीन ना मेरे नाम कर दो, तुम अपनी जमीन में काम करना, पर मैं टैक्स अंग्रेजों को कम दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं बोलूंगा ये सारी जमीन मेरी है, छोटे मोटे किसान तो है नहीं, सारे मेरे अंडर काम करते, तो उनको टैक्स कम देना पड़ेगा। अब ये चीज छोटे मजदूरों को तो सही लगी, हाँ ये हमारा भला कर रहा है, पर वो उनको क्या करना पड़ा था, अपनी जमीन देनी पड़ी थी उसको। तो कागजी तो हस्ताक्षर कर रहा था, आज तो टैक्स कम देंगे, पर कल को तो जमीन उनके पास होगी नहीं, क्योंकि वो किसके अंडर चली जाएगी, बड़े जमींदारों के अंडर चली जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास जमींदारी व्यवस्था हो गई, मतलब छोटे छोटे लोगों में आक्रोश कैसे हो रहा था। यहाँ पर महलदारी व्यवस्था हो गई कि कई किसान है वो काफी बड़े, कई छोटे हैं, पर टैक्स तो सबको बराबर देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर महलदारी। और रैयतवाड़ी, अगर आप देखोगे 1857 का जो विद्रोह रहा है उसमें साउथ इंडिया ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम आपके पास कोस्टल एरिया है, पोर्ट बने हुए हैं। अंग्रेजों को ज्यादा काम कहाँ से लेना था, साउथ वाली स्टेटों से इसको लेना था, व्यापार उसको अच्छा करना था, तो उन्होंने ज्यादा फोकस रखा साउथ की साइड। साउथ के लोगों के साथ ही ज्यादा लगाते नहीं थे कि ठीक है तुम मतलब जितना भी विकास कर रहे थे कोस्टल एरियाज में कर रहे थे, उस विकास का फायदा किसानों को भी हो रहा था और अंग्रेजों को भी, तो दोनों सेटिस्फाइड थे। तो रैयतवाड़ी में इतना विद्रोह नहीं था, रैयतवाड़ी व्यवस्था ठीक थी, ओके काम था इनका, ठीक है। ये विद्रोह भी नहीं करते हैं। विद्रोह शुरू होता है आपके पास मध्य भारत, उत्तरी भारत और पूर्वी भारत, जो इफेक्टिव एरियाज थे। तो ये आपके पास कैसा कारण था, इकोनॉमिक कारण था। आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जब आपके पास जमींदारी व्यवस्था या फिर स्थायी बंदोबस्त चला तो आपके पास कौन थे, कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे आपके पास स्थायी बंदोबस्त में। लिख लेना है आपने, कॉर्नवालिस के समय में क्या लग गया था, ये मैंने लिखवाया भी है शायद तुम्हें, स्थायी बंदोबस्त लग गया था। रैयतवाड़ी की जब हम बात करते हैं ये 1820 में लगा था, और इस टाइम पे चार्ल्स रीड थे आपके पास लॉर्ड चार्ल्स रीड। और जो महलदारी है इसमें थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये हुआ बेंटिंग के समय में और ये हुआ था रीड के समय में, लॉर्ड चार्ल्स रीड के समय में, और ये कॉर्नवालिस के टाइम पे। क्लियर हो गया, ये सारी चीजें हो रही थी 1857 के पहले वाली बातें। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारण, यात्रिक कारण हो गए। नेक्स्ट हमारे पास राजनीतिक कारण। अब अंग्रेजों ने क्या देखा कि जो इंग्लैंड जहां से वो आ रहे हैं वहां पे एक ही राजा होता है, उसी के अंडर सारे छोटे छोटे जो रहे वो काम करते हैं। तो भारत में ये चीज नहीं थी, यहाँ पे छोटे राजा थे, बड़े राजा थे। तो ये क्या करते हैं, ये संधियां करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम सहायक संधि कहते हैं। जो पॉलिटिकल कारण में किस तरह एंटर करते हैं, सहायक संधि की तरह काम करते हैं। सहायक संधि क्या हो गई, ये जाएंगे छोटे से राजा के पास, कोई भी छोटी सी रियासत का एक राजा होगा, बोलेगा कि देख तेरे को ना बड़े राजा से खतरा है ना, तो बड़ा राजा तेरे पर अटैक करेगा, उससे अच्छा है तो हमारे साथ क्या कर ले, दोस्ती कर ले। जब बड़ा कोई भी रियासत तेरे पे अटैक करेगी तो हम तेरी हेल्प कर लेंगे। तो ये छोटे राजा मान जाते हैं भी हाँ ठीक है ये सही बोल रहा है, पर मैं क्या करूंगा, अपनी अंग्रेज बोल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रही है कि हम एक सेना की टुकड़ी आपके पास छोड़ेंगे, जब आप पर कोई अटैक करेगा तो आपको डिफेंड करेगी। छोटे राजा ने बोला ठीक है, मेरे को मुफ्त की सेना मिल रही है। उसने क्या बोला कि ठीक है टुकड़ी तो रह रही है, पर टुकड़ी जितना सैलरी लेगी, टुकड़ी का जितना खर्चा हुआ वो सारा तू खुद संभालेगा, क्योंकि मैं तो तेरे को सेना प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इस तरह क्या हो जाता है, ये छोटे छोटे राजाओं के पास एंटर हो जाते हैं, और फिर ये बड़े राजा के पास भी सेम प्रपोजल लेके जाते हैं कि छोटे छोटे रियासतों के राजा मिलकर तेरे पर अटैक कर सकते हैं, तेरे को उन अटैक से बचाने के लिए एक सेना की जरूरत है। तो
तो मैं तेरे को सेना प्रोवाइड करता हूँ और तू उनकी फंडिंग करता रहे। तो इसी तरह से सहायक संधियां इन्होंने शुरू कर ली थी। और ये जो प्रपोजल था, ये सहायक संधियां जब आई थी तो ये किसके टाइम पे आई थी? ये आई थी लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बंगाल का शेर। इसने देख लिया, नीति अपना ली कि सभी के साथ कैसे इंक्लूड होना है। फिर ये घुसेंगे, हर एक की कमियां जानेंगे, उनकी स्ट्रेंथ जानेंगे, उनको तोड़ेंगे, फिर ये अटैक करते थे। तो ये किसके टाइम पे आई थी सहायक संधि? वेलेस्ली के टाइम पे। और वेलेस्ली को ही क्या कहा जाता है? बंगाल का शेर। ये ऐसे ऐसी सहायक नीतियां अपनाता था आपके पास। ये इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। क्लियर हो गया? और यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पहला राजा कौन था जिसने ये सहायक संधि कबूली थी? तो लिख लेंगे, पहली सहायक संधि हुई थी अंग्रेज और हैदराबाद में निजाम के बीच। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद में आपके पास कौन थे? निजाम के बीच में क्या हुई थी? पहली सहायक संधि हुई थी। तो ये सारे पॉलिटिकल रीजन थे। फिर बाद में ये क्या कर देते हैं? सारी चीजें शुरू कर देते हैं। तो अब आपके पास क्या होता है? ये सारे आकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फिर आपके पास एक आते हैं 1848 में, जिनको आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है आधुनिक भारत का जन्मदाता? लॉर्ड डलहौजी को। मैंने बताया था 1857 में जो पीक में आपके पास चीज आ जाती है, और 1848 में आपके पास आ जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। ये काफी विकास करते हैं, रेल बनाते हैं, टिकट बनाते हैं, संचार बनाते हैं, काफी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। इन दी एंड ये क्या कर देते हैं? लेप्स की नीति को अपनाते हैं, हड़प की नीति को। इसकी बात हो रही है, लॉर्ड डलहौजी की बात हम कर रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी किस नीति को अपनाते हैं? हड़प की नीति को अपनाते हैं। मतलब जिस राजा रानी के कोई आगे को संतान नहीं होगी, अपनी संतान नहीं होगी, वो उस रियासत को अपने अंडर ले लेंगे और उसके राजा खुद को बना लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी आई थी हड़प नीति, लेप्स इसको पॉलिसी कहते हैं। किसने इंट्रोड्यूस करवाया था इसको? लॉर्ड डलहौजी ने। इंपॉर्टेंट है, आपके पास सहायक संधि करी थी वेलेस्ली ने। जो आपके पास था वो तो बस कॉर्नवालिस ने, रेयतवाड़ी लॉर्ड रीड ने, और महलबारी लॉर्ड बेंटिंग ने। इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं ये जो भारत में हो रही थी। अब आपके पास क्या हो जाता है? लेप्स की नीति आ जाती है। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लेप्स की नीति से सबसे पहले कौन सी रियासत हटाई गई थी? लिखवाया था मैंने, सितारा। बिल्कुल, कहाँ है सितारा? महाराष्ट्र की सितारा जो रियासत है उसको हड़पा गया था। और कौन कौन सी रियासतें थी आपके पास? बताओ जल्दी। 1848 में पहली रियासत को अपनाया गया था, वो थी सितारा रियासत, जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद अवध, जयपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये कैसी रियासतें थी जिनको लेप्स की नीति से हड़पा गया था। अब ये तो आपके पास आगे आगे को हड़प रहे हैं, ये लिख लिया। अब आपके पास आ जाता है मेन कारण, जो कि क्या था? सेना पर विद्रोह। सेना करते हैं ना। अब देखो होता क्या है, ये सारी चीजें हो रही है, सेना में ये लोग भर्ती कर रहे हैं। मैंने बताया कि छोटी छोटी टुकड़ियों में ये हर रियासत में अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां छोड़ रहे हैं। और उसमें अब इनके पास इतनी आर्मी तो नहीं थी, अंग्रेज इतनी आर्मी लेके नहीं आए थे, ये भारतीय को ही भर्ती कर रहे थे और ये सारी चीजें हो रही थी। अब क्या हो जाता है, जब सेना इतनी बड़ी हो जाती है तो उनको क्या चाहिए होती है? गन चाहिए होती थी, आपके पास बंदूकें चाहिए होती थी, गोलियां चाहिए होती थी। तो इन्होंने क्या कर दिया, जो बंदूकें हैं उन पे गाय और सूअर की चर्बी चढ़ाना शुरू कर दिया। जब भी फायरिंग करनी पड़ती है, गन को ओपन करना पड़ता था, तो वो चर्बी उनको निकालनी पड़ती थी अपने दांतों से। अब इंडिया में आपके पास हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं। हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र गाय पशु है गाय, और मुस्लिमों के लिए उनका सूअर। ठीक है, अभी उन्हीं की चर्बी यूज कर रहे हैं बंदूकों के लिए। और कहते हैं, आपने भी नहीं सुना होगा कि गाय का कोई हिंदू कोई मीट नहीं खाता, कोई मांस छूता भी नहीं है ना। गाय गौ हत्या ही पाप माना जाता है। जब उनको उनकी चर्बी मुंह से निकालनी पड़ी तो सबसे बड़ा आक्रोश बन गया। एक तो आर्मी भी इंडियन, फिर वो सारा कुछ निकाल रही है अपने मुंह से, तो इनमें क्या हो जाता है, आक्रोश हो जाता है। जो जितनी भी छवनियां बनती है, छवनी होती है छोटी छोटी टुकड़ियां, सैन्य टुकड़ियां। तो सबसे पहले एक बंदा आता है मंगल पांडे। सुना है आपने नाम मंगल पांडे का? तो लिखेंगे 29 मार्च 1857 की हम बात कर रहे हैं। आपके पास कौन आते हैं? मंगल पांडे। वो भी एक सेना टुकड़ी का ही हिस्सा रहते हैं, जो बंगाल के बैरकपुर की थी। तो बैरकपुर, जो कि आपके पास बैरकपुर बंगाल में ही आपके पास टुकड़ी थी। जब इसको इस चीज का पता लगता है, इसको इतना गुस्सा आता है कि अपनी गन से क्या कर देता है, एक इंग्लिश सार्जेंट की
हत्या कर देता है, फायरिंग कर देता है उस पर। कौन? हम बात कर रहे हैं मंगल पांडे की। मंगल पांडे से आपके पास क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक क्वेश्चन आपके पास आया था कि मंगल पांडे किस बटालियन के हिस्सा थे, किस छवनी के हिस्सा थे। ये तो लिखेंगे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं कुछ कहते थे इसको, हिंदी में लिखना तो ऐसे लिख लेना, नेटिव इन्फेंट्री के हिस्सा थे मंगल पांडे। क्वेश्चन आता है मंगल पांडे ने जो किया था वो कहाँ की थी? ये इन्फेंट्री कहाँ थी आपके पास? बैरकपुर, बैरकपुर छवनी के हिस्सा रह चुके हैं जो आपके पास कहाँ है? बंगाल में। इन्होंने क्या कर दी? फायरिंग शुरू कर दी। ये सारी चीजें हो रही थी और ये जो थी वो 1857 में चिंगारी का काम किया था इसने, कि आग लग चुकी थी, इसने बंदे को ही उड़ा दिया। विद्रोह कहां से शुरू हुआ ये क्वेश्चन अलग से आएगा। तो चिंगारी में आपके पास क्वेश्चन आएगा कब हुई थी? 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे द्वारा 34वीं नेटिव बटालियन के जो आपके पास हिस्सा थे, बैरकपुर से जो बिलोंग करते थे, उन्होंने फायरिंग शुरू की। और आपके पास जो रिवोल्ट है, जो विद्रोह एक्चुअल में शुरू होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से होता है आपका, देखेंगे 10 मई 1857 में मेरठ से क्या होता है? 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। 10 मई 1857 मेरठ से क्या हो जाती है? विद्रोह की शुरुआत। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा चिंगारी से, अगर क्वेश्चन आया तो आपके पास 29 मार्च को आग लग चुकी थी। मार्च से अब देखो आपके पास मार्च के बाद ये आपके पास मई में आपके पास कहाँ पहुंच जाती है? मेरठ में पहुंच जाती है और वहां से विद्रोह होना शुरू होता है। यहाँ तो इसने क्या किया? गोली मार दी, उड़ा दिया, भाग गया। फिर मंगल पांडे को शायद अपनी गोली से मरे, वो शायद ऐसा कुछ था ना। इनके पास एक ही गोली बचती है, वो खुद को इसको लगा के मर जाते हैं। मंगल पांडे से बात होती है, जिन्होंने किसी ब्रिटिश गोली को नहीं खाया है। शुरुआत आपके पास 10 मई 1957 से शुरू होती है। और लिखेंगे जो आपके पास 1857 के विद्रोह है उसके मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? शुरुआत हमने कहां से करी बताओ? मेरठ से। मेरठ से क्या हो गई थी? 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। तो एक साइड लिखोगे आप क्या? केंद्र, जहां से ये शुरू हुआ, और एक साइड से लिखोगे आप नेता जो डिफेंड करे। तो क्वेश्चन आता है आपके पास, एक तरफ आप क्या लिखोगे? केंद्र, जहां से आपके पास रिवोल्ट शुरू हुआ, कौन कौन से केंद्रों में ये विद्रोह हुआ था, और दूसरी तरफ से कौन कौन से नेता उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक तरफ लिख लिया आपने केंद्र और दूसरी तरफ आपके पास कौन आ गए? नेता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आपके पास दिल्ली से शुरुआत होती है। दिल्ली सबसे पहला सेंटर। अब देखो आपके पास अंग्रेजों के लिए क्या हो रही थी? लड़ाइयां शुरू हो रही थी। दिल्ली में इसकी शुरुआत हो गई। दिल्ली में आपके पास मुगल बैठा हुआ था। अब देखो शुरुआत हो रही थी, कहीं ना कहीं ये चीजें संदेश पहुंच ही रहे थे। अब ऐसा तो नहीं है कि लाइव स्ट्रीमिंग बताएंगे कि देखो मंगल पांडे लाइव होकर बोल रहा है कि मैंने यहाँ से फायरिंग कर ली, अब तुम शुरुआत करो। नहीं, चीजें आगे पहुंचने, एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचने के लिए टाइम लेती थी। तो मेरठ में जब ये चीज हुई तो दिल्ली के राजा के पास ये बात चली जाती है, और दिल्ली में आपके पास मुगल बैठे हुए थे। मुगल खुद कुछ नहीं कर रहे थे। जब आसपास के लोगों ने उनको बताया कि नहीं नहीं ऐसा रिवोल्ट हो रहा है, अंग्रेजों का शासन खत्म होगा, तो राजा हो तुम लीड करो, तुम बस नेता बन के आगे खड़े हो जाओ, लड़ाई हम पीछे से खुद लड़ेंगे। तो 10 मई को आपके पास शुरू हो जाती है। उसके बाद दिल्ली पहुंचती है 11 मई को। 10 मई को शुरुआत हो गई मेरठ में, दिल्ली में पहुंचेगी 11 मई को। और वहां से जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे बहादुर शाह जफर। कौन थे इसके नेता? बहादुर दो है ना, शाह जफर। नवीन के साथ आएंगे जैसे बख्त खां होंगे, पर इंपॉर्टेंट आपके पास नेता कौन है? बहादुर शाह जफर। 11 मई की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास जब ये दिल्ली में शुरू हो जाती है तो कानपुर में भी लोग खड़े हो जाते हैं। तो लिखेंगे कानपुर में आपके पास 5 जून को पहुंचती है। नेक्स्ट आपके पास उनके याद होंगे, अपने सेंटर के साथ पूछे जाते हैं।
कानपुर में जब ये पहुंचती हैं तो कानपुर से जिनको रिप्रेजेंट करते हुए नाना साहेब और तात्या टोपे, नाना साहेब और तात्या टोपे। कानपुर से इनको कौन करते हैं? नाना साहेब और तात्या टोपे। नेक्स्ट आपके पास आता है लखनऊ। लखनऊ में आपके पास कौन होता है? नवाब। नवाबों का शहर से कहा जाता है लखनऊ को। किस नदी के किनारे है ये? गोमती नदी के किनारे है। तो लखनऊ से इनको रिप्रेजेंट करती हैं बेगम हजरत महल। इंपॉर्टेंट है, बेगम हजरत महल। लखनऊ के बाद इनका नेक्स्ट रहता है झांसी। तो झांसी से कौन रिप्रेजेंट करेगी? बताओ। झांसी की रानी तो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। लिख लेंगे 4 जून को आपके पास ये कहाँ पहुंचता है? झांसी में पहुंचता है। और झांसी से रिप्रेजेंट करेगी आपके पास रानी लक्ष्मीबाई। झांसी के बाद नेक्स्ट आपके पास आता है जगदीशपुर। जगदीशपुर। और जगदीशपुर से करेंगे इनको कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। कुंवर सिंह रिप्रेजेंट करेंगे इनको जगदीशपुर से। नेक्स्ट आपके पास आता है फैजाबाद। छठा जो सेंटर रहता है वो आपके पास क्या था? फैजाबाद। फैजाबाद से इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे आपके मौलवी मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे थे इनको? फैजाबाद से। और उसके बाद आपके पास आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद का करंट नेम क्या है? बताओ। प्रयागराज को कहते हैं इलाहाबाद को। इलाहाबाद से इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे लियाकत अली। मुस्लिम लियाकत अली। और लास्ट आपके पास रहता है बरेली। 8वां सेक्शन के पास रहता है बरेली। और बरेली से इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे खान बहादुर। तो ये आपके पास 8 मुख्य सेंटर रहे हैं 1857 के विद्रोह के। कब की बात कर रहे हैं हम? दिल्ली से रिप्रेजेंट कर रहे थे बहादुर शाह जफर। स्टार्टिंग में तो इनको क्या करते हैं? अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है आपके पास विद्रोह हो रहा है। फिर बहादुर शाह जफर जब रिवोल्ट, आपको पता है क्या होता है? सक्सीड नहीं हो पाता है। तो दिल्ली से आपके पास लोगों के कहने पर बहादुर शाह जफर ने इनको रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। कानपुर से दादा साहेब और तात्या टोपे हमारे महान क्रांतिकारियों में से आते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल। ये नाम आपने याद रखना है क्योंकि ये 2 ही आपके पास लेडीज हैं। लखनऊ से है बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर से आपके पास कुंवर सिंह। फैजाबाद से मोहम्मद अहमदुल्ला। और इलाहाबाद से लियाकत अली। और बरेली से आपके पास खान बहादुर। ये सारे आपके पास 8 मुख्य केंद्र हैं 1857 के विद्रोह के। अगर आप देखोगे दिल्ली, कानपुर, यूपी, लखनऊ, यूपी एमपी इससे ज्यादा ये गए नहीं है। बरेली आपके पास एमपी हो गया। ज्यादा नीचे साउथ इंडिया के तरफ इन्होंने किए नहीं, आंध्र, तमिलनाडु के अलग कर, तो ये गए ही नहीं क्योंकि ये रिवोल्ट जो थी मध्य भारत में। ज्यादातर प्रॉब्लम मैंने आपको बताई महलबाड़ी और स्थायी बंदोबस्त के बीच में था। रेतवाड़ी वालों को ज्यादा इसको इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब आपके पास जो रिवोल्ट है ये क्या होता है? सक्सीड नहीं हो पाता है। अंग्रेज को दबा देते हैं अंग्रेज। तो कैसे दबा देते हैं? रिवोल्ट सक्सीड क्यों नहीं होता है? कारण एक तो क्या था, पता ही नहीं चल रहा था विद्रोह तो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है? अब कई सभी की वजह अलग अलग थी। कई बोले थे कि इन्होंने सुअर और गाय की चर्बी लगा ली है, कोई बोले इन्होंने लैंग्वेज शुरू कर ली है, कोई बोले इनको स्थायी बंदोबस्त दे दिया है। तो सबके अलग अलग रीजन थे। झांसी की रानी इन्वॉल्व क्यों हुई? क्योंकि भाई इनके क्या ले थे? लैप्स की नीति से इनका साम्राज्य हथियाया जा रहा था, इनको पावरलेस फील करवाया जा रहा था। तो सब में जो थी, जो कहते हैं उसको मोटिव की कमी थी, एकता ही नहीं थी। कब शुरू करना है, अलग अलग टाइम पीरियड पे छिड़े हुए हैं, कुछ मई में लगे, कुछ जून में, तो कुछ
पहुंची जुलाई में। तो ये चीजें जब हो रही थी तो आपके पास इस विद्रोह को शांत कर दिया गया और अंग्रेजों ने देखा कि नहीं इतनी एकता हो रही है। अब देखो जब ये रिवोल्ट प्लान किया जा रहा था, थोड़ा सा तो प्लान हो रहा ना, मैंने बताया कि 29 मार्च को फायरिंग कर ली, ठीक है, बात खत्म। 29 मार्च से ये शुरू हुआ मई में, जो बीच वाला टाइम पीरियड था उसमें उन्होंने डिस्कस किया कि इनके पास जितनी भी आर्मी है, जितना भी डिफेंस है इनके पास, इस मैक्सिमम इंडियन इसमें खुद के तो इनके है ही नहीं, अंग्रेज बहुत कम है, गिने चुने। अगर डिफेंस सिस्टम, डिफेंस वाले जो सेना है वो लड़ने से मना कर दे या वो उन्हीं को मार दे तो हम तो जीत ही जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस में था, सेना नहीं है। और इस चीज़ का पता अंग्रेजों को भी लग जाता है कि रिवोल्ट कहीं ना कहीं प्लान हो रहा है, तो उन्होंने अपनी आर्मी को भी बुला के रख लिया था कि अब तुम आर्मी भेजो, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो तो अब उल्टे हम पे ही भारी हो रहे हैं। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण ये रिवोल्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1857 का ये विद्रोह हुआ तो भारत में कौन थे भारत के वॉइसरॉय नहीं बनते थे, अभी क्या थे आपके पास, ये गवर्नर जनरल थे। ये भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये रिवोल्ट हुआ है लॉर्ड कैनिंग के समय में। मैंने बोला था डलहौजी को उन्होंने भेज दिया था, डलहौजी ने क्या किया, लैप्स की नीति लगाई और भाग कर चला गया। तो इस समय आपके पास लॉर्ड कौन आते हैं, लॉर्ड कैनिंग। इस समय जो भारत के जनरल थे वो आपके पास लॉर्ड कैनिंग थे। और जो इंग्लैंड में, अब यहाँ पर आपके पास नया चार्टर्ड एक्ट आ गया था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी खुद नहीं चीजें नहीं की थी, आपके पास क्राउन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो वो थे पार्मस्टेन। पार्मस्टेन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। और भारत के कौन थे? भारत में कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। एक राजा नहीं था, राजा से हाँ इंग्लैंड के थे प्रधानमंत्री पूछा है, राजा ने पूछा है। तो पार्मस्टेन, पार्मस्टेन, ठीक है। ये लिबरल पार्टी से, वहां पे भी पार्टी चलती थी तो लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे। पार्मस्टेन वो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। और भारत में आपके पास कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और तांते टोपे की आपको पता होगा, जब ये रिवोल्ट खत्म हो रहा था तो इनकी क्या जाती है, मौत हो जाती है। इनको अंग्रेजों के हवाले कर दिया जाता है, किसके द्वारा? इन्हीं का एक था, उसका नाम पटेल था कुछ, लिख लो। तांते टोपे को किसके द्वारा अंग्रेजों के अधीन कर दिया जाता है? तो उनका नाम था मानसिंह। तांते टोपे का पूरा नाम अगर पूछा जाता है तो रामचंद्र पांडुरंग टोपे, जो मूल नाम था इनका। तो ये सारे कारण थे आपके 1857 में जो विद्रोह हुआ। उसके बाद क्या हो जाता है, आपके पास पॉलिसी चेंज कर लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को आप क्राउन के पास कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता से चली जाती है और आपके पास अब इंट्रोड्यूस होते हैं 1856 के बाद आता है आपके पास वॉइसरॉय सब, ठीक है। इससे पहले क्या थे भारत के, तो मैंने बताया था लॉर्ड कैनिंग क्या थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वॉइसरॉय, यही बने थे भारत के पहले वॉइसरॉय। ऐतिहासिक घटना किसके समय पे हुई, किसके समय पर हुई? लॉर्ड कैनिंग के समय पे। और रीजन तो सारे मिल गए थे, कहीं कॉर्नवालिस गया था, कहीं लॉर्ड रीड गए थे। तो ये आपके पास 1857 के मुख्य केंद्र। चिंगारी की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास मंगल पांडे द्वारा 29 मार्च को ही कहाँ से शुरू कर दी गई थी? बंगाल के बैरकपुर से इन्होंने शुरुआत कर ली थी। शुरुआत जो आपके पास विद्रोह एक्चुअल में शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ? मेरठ से। और दिल्ली से रिप्रेजेंट करने वाले जो अंतिम मुगल कहा जाता है बहादुर शाह जफर को। तो बहादुर शाह जफर जब ये सारा कुछ शांत हो जाता है ना तो इनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। मैंने बताया था आपको कहाँ की जेल में, रंगून जेल, जो कहाँ है, करवाया था मैंने। बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के लिए रंगून जेल, जो कि आपके पास बर्मा और आज की डेट में वो म्यांमार में है, वहां पर डाल दिया जाता है। क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना है? तो आज की क्लास में हमने देखा 1857 का विद्रोह कैसे कैसे, रीजन क्या क्या रहे, फिर हुआ कहाँ कहाँ से और खत्म कैसे हो गया। कल की क्लास में हम देखेंगे आपके पास 1857 के बाद हमने 1885 में एक चीज देखी थी, क्या हुआ था?
इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद आपके पास क्या होते हैं, आंदोलन शुरू होते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि फेजेस में चलते हैं। एक बार आपके पास छोटे छोटे संगठन बनते हैं, फिर आपके पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन आती है, फिर उसके बाद एक और फेज शुरू होता है जब आपके पास जलियांवाला बाग हत्याकांड या रोलेट एक्ट के बाद शुरू होता है, और उसमें क्या होता है फिर अगले राष्ट्रीय आंदोलन की हम बात करेंगे। तो क्लियर हो गया आज की क्लास में? किसी को कुछ पूछना है?